इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। राम राम किसान भाइयों, एक बार पुनः हम आपका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम है किसान वाणी और आज किसान वाणी में हमने कुछ चर्चाएं तो आपसे की हैं। अब एक और बात हम आपको बताते हैं। आपको हम बता रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि उड़ान योजना के बारे में। किसान भाइयों, 2020 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई, एक प्रमुख पहल है। और इसका उद्देश्य क्या है भाई? किसान का संबंध नागरिक उड्डयन मंत्रालय से कैसे होगा, ये आप सोच रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारी जो कृषि उपज है, फल है, सब्जी है, मांस, मछली है, इसको हवाई मार्ग से देश विदेश तक पहुंचाना, वो भी तेजी से, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कृषि उड़ान योजना। ठीक है। अब आपको बताएं कि ये योजना उत्तर पूर्वी आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों को कम समय में उचित मूल्य दिलाने और उनकी आय बढ़ाने में सहायता करती है। दूसरी बात, जो ऐसे कृषि उत्पाद हैं जो जल्दी खराब होने लगते हैं, उनके परिवहन को आसान और सस्ता बनाना और लॉजिस्टिक के जो चैलेंज हैं, लॉजिस्टिक की जो चुनौतियां हैं, उनको कम करना। आपको बता दें, वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और 2021 में सरकार ने इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कृषि उड़ान 2.0 लॉन्च किया, जिसमें 58 हवाई अड्डों जैसे कि दरभंगा है, गुवाहाटी है, इनको भी शामिल किया गया। अब हम आपको बताएं इसका फ़ायदा क्या मिल रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा मालवाहकों को लैंडिंग, पार्किंग और टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क में छूट दी जाती है इस योजना के थ्रू। 8 मंत्रालय जैसे कृषि, मत्स्य पालन और इससे जुड़े हुए जो भी विभाग हैं, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के ये एक योजना जो है, ये किसान भाइयों के बहुत काम की है। और हम आपको बताएं किसान भाइयों, क्या हो रहा है आजकल, हमारा जो कृषि उत्पाद है वो तेज़ी से हमारे बाज़ारों तक पहुँचे, चाहे वो फल हो, चाहे सब्जियां हो या फूल हो, किसी भी प्रकार का, तो उसको जल्दी से मंडी तक पहुंचाने की एक व्यवस्था बनती है। चाहे हम स्थानीय स्तर पर बात करें, हम यदि स्थानीय स्तर पर सब्जी लगाते हैं तो हम हमारी लोकल मंडी में उसको जल्दी से ले जाते हैं, फटाफट ले जाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये आप यदि एक्सपोर्ट करना चाहते हैं विदेशों में, तो आप बढ़िया सा एक्सपोर्ट लाइसेंस बनाकर इस काम को शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे FPOs हैं, बहुत सारे किसानों के जो ग्रुप्स हैं बड़े बड़े शहरों के, वो ये काम कर रहे हैं। जैविक सब्जियां उत्पादित करके सीधे दूसरे देशों में वो सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री कृषि उड़ान योजना के विषय में हमने आपको दी एक जानकारी। और अब आगे हम बढ़ते हैं और नैनो यूरिया और दानेदार यूरिया में क्या अंतर है,
इस विषय पर एक बातचीत हमने रिकॉर्ड की है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.D. बारपेटे से। तो आइए इस बातचीत को सुनते हैं। यूरिया का उपयोग पहले तो संतुलित मात्रा में किया जाना चाहिए, ये परामर्श लगातार कृषि वैज्ञानिक हमें देते रहते हैं। अब आपने एक नाम सुना होगा नैनो यूरिया का। तो नैनो यूरिया, परंपरागत यूरिया, इन दोनों में क्या फ़र्क है और उपयोग में किस प्रकार से हमको बचत होती है, किस प्रकार से उत्पादन में लाभ मिलता है और नैनो यूरिया का उपयोग क्यों करना चाहिए, ये सारे जो प्रश्न हैं इनको लेकर आज हम पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाज़ार में। और यहाँ हमारी मुलाकात हुई है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.D. बारपेटे जी से। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर बारपेटे से। सर नमस्कार। सर नमस्ते। सर मन में एक प्रश्न था जी, वो अभी मैंने श्रोताओं से भी साझा किया, श्रोताओं को भी बताया जी। और वही प्रश्न आपसे कि नैनो यूरिया जो नाम हमने सुना है, ये नई तकनीक है बिल्कुल। और ज़्यादा पुराना नहीं है अभी ये, और परंपरागत यूरिया का उपयोग, दोनों यूरिया ही है। बिल्कुल। इनके उपयोग को लेकर कुछ बताइए और क्या फ़र्क है खर्च में, लागत में, उत्पादन में और किसानों को, धरती, पर्यावरण सभी के लिए। देखिए, नैनो यूरिया और दानेदार का परंपरागत यूरिया, दोनों में जो सक्रिय तत्व है वो नत्रजन है जी। और नत्रजन पौधों की वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए उसका अपना अहम रोल है, खास करके अनाज वाली फसलों में। अब परंपरागत रूप से जो दानेदार यूरिया का प्रयोग अभी तक हम करते रहे हैं, उसमें एक तो उसकी उत्पादन लागत जो है, जो सरकार को लागत पड़ रही है, कंपनियों को लागत पड़ रही है, वो बहुत ज़्यादा है और उसमें एक बड़ी मात्रा में अनुदान शासन दे रही है, जिसकी वजह से किसान तक वो सुलभता से उपलब्ध है और मिल रहा है किसान को, एक आर्थिक रूप से वो लाभकारी है। अगर उसकी ओरिजिनल कास्ट अगर ली जाए तो वो निश्चित रूप से बहुत महंगा है, फिर वो किसान उसको उपयोग करने में थोड़ा तकलीफ हो जाएगी, हाँ, क्षमता नहीं रहेगी। तो ये पहला कारण तो ये है। दूसरा, उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत कॉस्टली है, क्योंकि बल्क में आता है। 50 किलो की बोरी 45 की हुई, अब 40 की कर दी, पर फिर भी अगर आप एक किसान 5 एकड़ 10 एकड़ का है, उसको 10-20 बोरी ले जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन का कास्ट भी बहुत ज़्यादा है। तीसरा, उसमें जो हम प्रयोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो प्रचलित तरीका है वो सीधे ज़मीन में यूरिया डालने का है जी। जब यूरिया ज़मीन में आप डालते हैं, पानी में वो घुलनशील है, सब जानते हैं। पानी में घुल के जहाँ तक पानी जाएगा वहाँ तक वो यूरिया चला जाएगा। अच्छा। सिंपल गणित है भाई, पानी में घुलनशील है, आपने ज़मीन में यूरिया डाला, पानी दिया या बारिश हुई, पानी में वो घुला, तो जहाँ तक पानी जाएगा वहाँ तक वो नत्रजन आपका चला गया जी। और इसमें वो बड़ी मात्रा में पौधों की जो जड़ है, जो नत्रजन को अवशोषित करेगी, उस जड़ की पहुंच से बाहर चला जाता है। अच्छा। लगभग एक अध्ययन, एक अनुमान ये कहता है कि 85 से 86% तक जो मात्रा हम उपयोग कर रहे हैं, उसका 86% तक यूरिया वेस्टेज जा रहा है। अब वेस्टेज कहाँ जा रहा है? जा रहा है ज़मीन के अंदर जी। ज़मीन के अंदर जाने से ये ज़मीन की जैविक दशा, भौतिक दशा और रासायनिक दशा तीनों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि रसायन है ये ज़मीन का पीएच मान बढ़ाएगा, ये ज़मीन में जो जैवीय गतिविधियाँ हैं, जो लाभकारी हमारे फंगस हैं, बैक्टीरिया है, उनको नष्ट करेगा। ज़मीन की जो भौतिक दशा है, जिससे जल धारण शक्ति और उसकी जो हवा का संचार, ये सब प्रभावित होता है, उसको भी प्रभावित करता है। तो 85-86% वेस्टेज गया और वेस्टेज जाके हमारे ज़मीन की स्वास्थ्य को इसने खराब किया। अब जो 15% भी जो मिल रहा है, वो चूँकि 15% एक बड़ी मात्रा होती है जो एक साथ पौधे को मिल रही है, उससे पौधा अचानक ज़्यादा रसदार होता है, ज़्यादा मुलायम होता है, कोमल होता है, जिससे कीट और व्याधि का प्रकोप बढ़ता है। जी। तो ज़मीन में नुकसान किया वो अलग, ऊपर कीट विरोध बीमारी को बढ़ाया वो अलग, उसकी लागत ज़्यादा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ज़्यादा है, ये तमाम इसके
मतलब कमियां हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, यूरिया की दोस्ती किसी दूसरे रसायन के साथ नहीं है। अच्छा, अगर कभी किसान की ये स्थिति बनती है कि भाई उसको कोई सा कीटनाशक का प्रयोग करना है या फफूंदनाशक का प्रयोग करना है और उसी के साथ यूरिया को देने का समय आ रहा है, तो इनमें तालमेल नहीं है। यूरिया दूसरे जितने भी हमारे रसायन हैं खेती में उपयोग होने वाले, उनमें से ज़्यादातर के साथ वो मित्रवत नहीं है, उनको न्यूट्रल कर देगा। अगर आपने उसके साथ मिला के दूसरा, हाँ, तो वो हावी हो जाएगा, उसको रासायनिक रूप से दूसरे रसायन को वो खत्म करेगा। तो ये भी एक समस्या है। अब जो नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो यूरिया जो है, ये हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है, इसकी उत्पादन लागत कम है। अच्छा, अब उत्पादन लागत कम होने से निश्चित रूप से हमारा पैसा बचेगा, देश का पैसा बचेगा, किसान का पैसा बचेगा, समाज का पैसा बचेगा। ये पहला फायदा। ट्रांसपोर्टेशन की जो लागत है वो जेब में रख के आप ले जाइए 1 एकड़ का डोज। ये भी बहुत बड़ी बात भाई, वो भी आपके लिए बहुत आसान हो गया। इसके बाद फिर ये नैनो ज्यादातर दूसरे एग्रो केमिकल्स के साथ मित्रवत फ्रेंडली है। तो वो भी आपका एक पंथ दो काज कि आपको उसके साथ कुछ फंजीसाइड डालना है या इंसेक्टिसाइड भी डालना है तो आप उसको उपयोग कर सकते हैं। जबकि दानेदार मित्रवत नहीं है। मित्रवत नहीं है, ये मित्रवत है। बिल्कुल। अब अगला इसका एक बिंदु ये है कि नैनो यूरिया 85 से 86% काम करता है। एफिकेसी जो वहाँ 14-15% थी, यहाँ 85 से 86% है। इसकी जो कार्य कुशलता या अंग्रेजी में एफिकेसी बोलते हैं कि आपने जितना तत्व दिया उसमें से कितने प्रतिशत फसल के काम में आया। तो दानेदार में 14-15% आ रहा है, इसमें 85-86% आ रहा, जस्ट उल्टा है। तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। आपका पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, ज़मीन सुरक्षित रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति आपकी और देश की सभी की ठीक रहेगी और ये हर तरह से ज़्यादा फायदा। अब इसमें अगर आप ये कहें कि भाई नैनो यूरिया में क्या कोई कमी है? हाँ, बिल्कुल है, एक कमी है जिसका आपको ध्यान रखना है। जो बेसल डोज कुछ फसलों में नत्रजन की 1/3 1/4 मात्रा आपको बेसल देने की अनुशंसा है। बेसल मतलब आधार खाद के रूप में बोते समय, जैसे आप गन्ना लगा रहे हैं या गेहूं लगा रहे हैं, मक्का लगा रहे हैं, धान लगा रहे हैं, जो भी अनाज वाली फसलें, जो घास कुल की फसलें हैं, इनमें 1/3 या कम से कम 1/4 नत्रजन आपको आधार खाद के रूप में देना है। आधार खाद के रूप में नैनो यूरिया का प्रयोग संभव नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये पत्तियों के द्वारा ही लिया जाए। उस समय तो पत्ती नहीं है, पौधा ही नहीं है, पत्ती नहीं है, तो उस समय आधार खाद आप नैनो को नहीं उपयोग कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है। तो नैनो, ये जो हमारा परंपरागत यूरिया, दानेदार यूरिया है, जो आधार खाद वाला जो डोज है, बेसल डोज जो है 1/4 का, उसको जरूर हम उससे दे दें और उसमें भी आधी कटौती कर दें। मान लीजिए आपका बेसल डोज का की मात्रा मान लीजिए 50 किलो है या 40 किलो है, उसको आप 50% कर दीजिए और 50% को आप जो जैव उर्वरक है उनके माध्यम से दे दीजिए। तो आपकी जो दानेदार यूरिया की खपत अभी जो हो रही है इससे 10 गुना कम हो जाएगी। अगर आपने बेसल में बायो फर्टिलाइजर का उपयोग कर लिया 50% और 50% ये दे दिया, और बाद में जितना खड़ी फसल में देने का काम है वो पूरा का पूरा नैनो से आप कर दीजिए। आपकी फसल बीमार नहीं होगी, खेत बीमार नहीं होगा, आपकी सुविधाजनक है, ये पैसा आपको कम लगेगा, हर तरह से फायदे का है। अब इसमें किसान को विश्वास क्यों नहीं हो रहा? बहुत सारे किसान जो बहुत तकनीकी दृष्टिकोण से काम करते हैं उनको विश्वास हो रहा है, पर कुछ हमारे किसान ऐसे हैं कि जो यूरिया डालने के बाद जो फसल में अचानक जो वृद्धि और कलर चेंज दिखता है वो इसमें नहीं आ रहा है। तो उसको लगता है अरे साहब नैनो यूरिया के रिजल्ट नहीं है। जो दानेदार यूरिया का आप प्रयोग कर रहे हैं, अतिरिक्त मात्रा में कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको एकदम से फसल में बढ़वार दिखती है, वो इसमें आपको नहीं दिखेगी, पर उत्पादन में अंतर नहीं आवेगा। अगर आप नैनो यूरिया की समुचित मात्रा
का जो टॉप ड्रेसिंग समय से करते हैं तो दानेदार यूरिया की तुलना में उत्पादन में एक रत्ती भर भी कमी नहीं आएगी। थोड़ा सा संयम रखें कि वो जो अचानक कलर में परिवर्तन और अचानक जो ग्रोथ में तेज़ी से दिखाई देता है वो इसमें नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस में धीमी गति से ये जाएगा, काम करेगा, तो आपको वो चीज़ नहीं दिखेगी, पर बाकी सारे इसके प्लस है। और अंतिम लक्ष्य है शुद्ध लाभ। जी, किसान का अंतिम लक्ष्य है शुद्ध लाभ और टिकाऊ लाभ, वो दोनों इसके साथ है। शुद्ध लाभ नैनो में ज़्यादा है, टिकाऊ लाभ नैनो में ज़्यादा है, और इसीलिए इस तकनीक को अनुशंसित किया गया है। इसीलिए अगर किसान के लाभ की नहीं होती तो निश्चित रूप से ये जो भी तकनीकी विशेषज्ञ है वो इसकी बात नहीं करते। तो इसको थोड़ा सा संयम के साथ आप अपनाइए, लाभ निश्चित होगा। बहुत अच्छी बात बताई बारपेटे जी आपने। नैनो यूरिया और दानेदार यूरिया, इन दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, दोनों की तुलना आपने करके बताई कि किसमें किसान को फ़ायदा है और कहाँ पर दानेदार यूरिया का उपयोग करना ज़रूरी है बेसल डोज के रूप में, और बाकी के उसमें आप नैनो यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक विषय था आज का आपसे बात करने का। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई इन बातों को ज़रूर ध्यान रखेंगे और अपनी खेती में अब वो नैनो यूरिया का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे। आपका आज की बातचीत के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो नैनो यूरिया और दानेदार यूरिया में क्या फ़र्क है, इस बारे में ये बातचीत हमने सुनी। हमें इसके बारे में बता रहे थे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.D. बारपेटे। और किसान भाइयों, आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और एक लोकगीत सुनते हैं रामचरण यादव और साथियों से।
घाट पे बैठे, चित्रकूट के घाट पे बैठे, चित्रकूट के घाट पे बैठे, चित्रकूट के घाट पे बैठे, त्रिभुवन के सरदार कोयलिया बोली रे, बोली बोली आम की डार कोयलिया बोली रे, बोली बोली आम की डार कोयलिया बोली रे, बोली बोली आम की डार कोयलिया बोली रे। ऐसी सेवा करी मात ने, 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 जाने ओह जाने सकल संसार कोयलिया बोली रे, बोली बोली आम के डार कोयलिया बोली रे, बोली बोली आम की 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 डार कोयलिया मात ने, ऐसी सेवा करी मात ने, जाने ओह जाने सकल संसार कोयलिया बोली रे, बोली बोली आम के डार कोयलिया बोली रे, बोली बोली आम की 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 डार कोयलिया। तो किसान भाइयों, रामचरण यादव और साथियों से आपने बड़े एक लोकगीत सुन लिया, और आम का मौसम है, कोयल भी कूक रही है, और बढ़िया ये लोकगीत उसी पर आधारित था। चलिए, घड़ी बोल रही है कि अब आज की किसानवाणी कार्यक्रम के लिए समय आपके पास इतना ही है, तो अपने दोस्त राकेश मौर्य को आज की किसानवाणी कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। जय राम जी की जय, जवान जय किसान। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।